हे गाइस, व्हाट्सअप। उम्मीद कर रहा हूँ भाई सभी की जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी आपके देखो 20 मार्च से स्टार्ट है एग्जाम और 20 मार्च से सबसे पहले अपना एग्जाम है। मतलब सबसे पहला जो हमारा एग्जाम है आरबीएसई बोर्ड का वो फिजिक्स का ही है। और हर बार की तरह मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर चलते हैं हर साल, ठीक उसी प्रकार से देखो फिर से आपके लिए इस साल यानी 2023 की जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पूरी देखो लेकर आ गया हूँ। आपके लिए हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये जो आपको फाइल दिख रही है ना मेरे हाथ में, ठीक इसी की पीडीएफ फाइल भी आपको अवेलेबल मैं करवाऊंगा। कहाँ पे करवाऊंगा? इस वीडियो के नीचे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको सिंपली देखो वहाँ पे क्लिक करना है और जिस आप टेलीग्राम चैनल पे आप पहुँचोगे उसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करते ही आपको वहाँ पर ये जो है ना हर चैप्टर की एक वीडियो के अंदर मैं पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। ये पूरी पीडीएफ आपको भी मिलेगी, आप चाहो तो उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हो। हम देखो बिना समय व्यतीत किए, क्योंकि देखो अभी आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपके टोटल देखो 15 चैप्टर हैं, तो 15 जो चैप्टर हैं आपके, उन सभी 15 चैप्टर की अपन को एक एक करके बारी बारी से बात करनी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर आपको पूरा करवा दूंगा और बहुत अच्छे से अपन देखो करेंगे। आपने पूरी साल भले ही कुछ नहीं पढ़ा हो, आप केवल इन अंतिम दिनों के अंदर मेरे ये वाले प्रश्न कर जाना। मैं 100 में से 100 का तो देखो दावा थंबनेल पे कर सकता हूँ, लेकिन अंदर ये देखो बात ये है कि 90 to 95 जो आप स्कोर है वो केवल इन प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हो। तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी ना, आप केवल इन प्रश्नों को भी तैयार करके उतना अच्छा स्कोर कर सकते हो जितनी शायद आपको खुद से भी उम्मीद नहीं थी। फटाफट देखो स्टार्ट करते हैं। हमारा देखना जो पहला चैप्टर है, सबसे पहले आज अपन उसी से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर जो अपन बात करेंगे नॉर्मली कुछ 9 क्वेश्चंस की। जो हमारा पहला चैप्टर उसके अंदर हम टोटल 9 प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं। अभी देखो 9 की 9 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अपन 3 भागों के अंदर देखो डिवाइड करते हैं। जनरली इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इससे 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इस चैप्टर से 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और इसी चैप्टर से मेरे प्यारे साथियों जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो 4 या 6 नंबर के अंदर जो प्रश्न आएगा तो वो भी इस चैप्टर से आते हैं। तो अपन को तीनों जो प्रकार के प्रश्न है तीनों के ऊपर अपन को फोकस करना पड़ेगा। और आपको मैंने पूरा इतना बड़ा चैप्टर, जिसको कि करने में लगभग हम 15 से 16 दिन लगाया करते हैं जनरली क्लास के अंदर, केवल 9 प्रश्नों के अंदर इसको समेट दिया है। अब अपन एक एक प्रश्न की देखो व्याख्या करते हैं, फटाफट से चलते हैं। ये आपको पीडीएफ चूंकि टेलीग्राम में मिल जाएगी तो आपको वहां से ये प्राप्त हो जाएगी। पहला प्रश्न देखो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्न को परिभाषित कर इनके मात्रक या फिर इनके कोई अगर सूत्र है तो आपको बताना है। आपसे देखो मैंने यहाँ पे कुल 3 परिभाषाएं पूछी है। तो सबसे पहली परिभाषा मैंने आपसे पूछी है, वो पूछी है आवेश के बारे में, कि भाई जो आवेश है वो क्या होता है। जो मेरे इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे साथी वो भी देखो साथ साथ सुनते रहे। आवेश का मतलब क्या है? चार्ज। अपन यहाँ पे बात करें चार्ज की। व्हाट इज चार्ज? चार्ज होता क्या है? आवेश किसे कहते हैं? देखो बड़ी सिंपल सी इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूँगा। जब भी आप कभी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे ना तो उनके मध्य एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। वस्तु या पदार्थों का यही गुण मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो आवेश कहीं कोई नई चीज़ नहीं है, कहीं कोई अलग चीज़ नहीं है। सिंपल सी परिभाषा आपको एग्जाम में क्या लिखनी है? वस्तुओं या पदार्थों को आपस में रगड़ने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण उत्पन्न होता है, इसी गुण को आवेश कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात। अब देखो आवेश के बारे में कुछ बातें आपको जो पता होनी चाहिए। आवेश को अपन देखो क्यू से तो दर्शाते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फेराडे। ठीक है, और एक फेराडे के अंदर कितने कूलाम होते हैं? तो 96,500 कूलाम एक फेराडे के अंदर होते हैं। इतनी बातें आपको आवेश के बारे में पता होनी चाहिए। एक बात आप और पता कर सकते हो, आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात रहती है। आगे चलते हैं। जो दूसरी मैंने आपसे देखो परिभाषा पूछी है वो पूछी है विद्युत फ्लक्स की। किससे कहेंगे विद्युत फ्लक्स? देखो सपोज करो एक बार के लिए अपन कामना करते हैं, जैसे मेरे पास ये एक कॉपी है। ठीक है, एक बार के लिए अपन मान लेते हैं कि ये एक फोटो फ्रेम है आपका खुद का। तो आप क्या करो, एक बार इसके अंदर से अपनी फोटो को निकाल के थोड़ा सुरक्षित स्थान पर रख दो। केवल अपने को फ्रेम से एक बार मतलब है। सपोज करते हैं मेरे पास ये फ्रेम है जो अंदर से खोखली है, और मैं बात करूँ मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो इधर से इधर की ओर यूं गति कर रही है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे इस फ्रेम को ऐसे रखूंगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से आएंगी और इसके अंदर से गुजर कर आर पार हो जाएंगी। अब कितनी इसके अंदर से आकर गुजर के आर पार हो रही हैं, उनकी जो संख्या है ना मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखो विद्युत फ्लक्स की कितनी सिंपल सी परिभाषा हो गई, सुनना है इसको। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
कितनी सिंपल सी बात है। अपन किसकी बात कर रहे थे? अपन जो दूसरी परिभाषा मैंने आपसे पूछी थी उसकी बात कर रहे थे। दूसरी परिभाषा क्या पूछी थी मैंने? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मैंने आपसे पूछी थी। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अपन ने क्या दी? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की या विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? देखो, विद्युत फ्लक्स को फाई से अपन दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? देखो, इसका फॉर्मूला भी आपको थोड़ा सा सिंपल अपने आगे चल के काम आएगा उसके नियम में, तो आपको ध्यान रखना है। फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक आपको देखो जरूर पता होना चाहिए, और इसका मात्रक आपको जो ध्यान रखना वो क्या होगा? वेबर होगा। इतनी बातें आपको फ्लक्स के बारे में पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये भी हो गया। तीसरी जो परिभाषा मैंने आपसे पूछी है वो एक पूछी है विद्युत विभव की, सॉरी विभव नहीं, रियली वेरी सॉरी, मैंने आपसे पूछी विद्युत क्षेत्र की। विद्युत विभव अपन आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे। मेरी थोड़ी तबीयत जो पूरी तरह से सही हुई नहीं है ना, तो थोड़ा दिमाग मेरा उधर डाइवर्ट रहता है, और मेरी आवाज़ से भी आपको इसमें लग रहा होगा। जो थर्ड चीज़ मैंने आपसे पूछी है वो आपसे मैंने पूछी है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसे कहेंगे अपन विद्युत क्षेत्र? तो अपन कहते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश बल महसूस कर सकता है, या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र के अंदर आपसे अंदर जाके एक अगर और परिभाषा पूछ ली जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो वो भी देखो बड़ी सिंपल सी है। हम कहते हैं ये देखो आवेश है, आवेश के चारों ओर का ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं इतनी दूर में इसका प्रभाव रहता है इस आवेश का, तो अपन कहते हैं कि ये क्या है? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। अब आपसे कोई पूछ ले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लो अपन ने कोई एक आवेश रखा है यहाँ पे Q नोट, तो हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश द्वारा महसूस किए गए बल और इस आवेश के अनुपात को या इस आवेश के परिमाण को ही इस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये देखो कितनी सिंपल सी परिभाषा बन गई। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश द्वारा महसूस किए गए बल तथा उस आवेश के अनुपात को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा हुई। मैं कहता हूँ बड़ा सिंपल सा फिजिक्स के अंदर सब कुछ याद करना बहुत आसानी से देखो आपको याद हो जाएगा। एक जो परिभाषा मैंने आपसे पूछी है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता की। क्या पूछा है? 4 नंबर जो बात है वो मैंने आपसे पूछी है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। अभी आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है भाई? तो इसकी देखो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, अभी आपको याद हो जाएगी। क्या है परिभाषा? मैं कहता हूं किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो कितनी सिंपल सी बात थी। मैंने क्या कहा कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अब विद्युतशीलता क्या होती है ये अगर आपको समझना है ना, तो मैंने जो चैप्टर फर्स्ट की आपको जो पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो उसकी वीडियो के अंदर आप देख सकते हो उसको कि किसे अपन विद्युतशीलता कहते हैं। ये विद्युतशीलता है, ये भी विद्युतशीलता है, लेकिन ये है निर्वात की या हवा की विद्युतशीलता, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। तो इसलिए अपन ने कहा माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ये एक मात्रकहीन राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना भी आपको। यहाँ पे ये जो अपन ने बात करी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है क्या होगा? देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ये बातें देखो आपको पता होनी चाहिए। ये जो सारी की सारी बातें थी ना, मैंने आपसे कहा था कि इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं चैप्टर से। तो 1 नंबर वाले जो प्रश्न है ना वो अपन ने सारे कर लिए। ये जो प्रश्न है ये आपसे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। इनसे संबंधित कोई चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। जैसे मान लो ये पूछ लिया आपसे, है ना, इसमें कोई मात्रक पूछ लिया किसी का, इसका मात्रक पूछ लिया। तो इस प्रकार के 1-1 नंबर वाले जो प्रश्न है वो यहाँ से इस प्रकार आते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे, जो ये 2 या 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, इनके अंदर किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको इस पीडीएफ के अंदर मैंने दे रखे हैं। फटाफट उनकी चर्चा करते हैं। देखो दूसरा प्रश्न हमारा, स्थिर व गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ लिया। मान लो कि कोई एक आवेश है, ये रहा Q, ये स्थिर है, गति नहीं कर रहा। तो हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, स्थिर आवेश केवल और केवल आपके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। यदि कोई आवेश स्थिर है ना, तो स्थिर आवेश केवल और केवल अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर यही आवेश स्थिर नहीं रह के गति करने लग जाए, तो ध्यान रखना गतिशील जो आवेश है ना वो विद्युत क्षेत्र तो करता है, लेकिन साथ में वो कुछ और भी उत्पन्न कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि इस आवेश की गति किस प्रकार की है। सुनना, यदि आवेश नियत वेग से गति कर रहा है तब ये विद्युत क्षेत्र तो करता है, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और सुनना,
अगर ये जो आवेश है वो नियत वेग से गति नहीं करा, ये परिवर्ती वेग से गति कर रहा है, यानी इसके गति के अंदर त्वरण अगर आ गया, कम ज्यादा स्पीड से गति कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करने लग जाएगा। अब तीनों बातों को एक साथ अपन समझते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करना बहुत आसान सा है। स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। गतिशील आवेश यदि वो नियत वेग से गति कर रहा है तब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और अगर वो परिवर्तनशील वेग से गति कर रहा है तो वो आपके विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों प्रकार के क्षेत्र जो वो उत्पन्न करेगा। बहुत सिंपल सी बात थी, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है आवेश संरक्षण से क्या अभिप्राय है। उदाहरण द्वारा समझाओ। देखो आवेश संरक्षण से क्या अभिप्राय है, पहले तो अपन इतनी बात करते हैं। हम कहते हैं मान लो कि कोई निकाय है जिसके अंदर दो पदार्थ है, एक पदार्थ ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अपन ने शुरू में जब आवेश की परिभाषा यहाँ पे दी थी तब अपन ने कहा था कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाते हैं, रगड़ करवाते हैं, तो एक वस्तु से कुछ आवेश दूसरी वस्तु के ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है ना, उसी को अपन ने आवेश कहा था। अब सेम बात देखो यहाँ पे करते हैं। मान लो अपन ने इन दोनों वस्तुओं को रगड़ा, इसके पास मान लो पहले थे 15 इलेक्ट्रॉन, इसके पास थे पहले 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब अपन ने इनको रगड़ा ना तो यहाँ पे आवेशों का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। मान के चलो कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इस वाली वस्तु के अंदर चले गए, तो अब इसके पास कितने बचे, 12 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। शुरू में मैं बात करूं इन दोनों वस्तुओं के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 15 + 10 25 इलेक्ट्रॉन थे। अब इन दोनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 12 + 13 25 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की कहीं कोई कमी आई क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन कहीं ज्यादा हो गया, नहीं। बस यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत सुनना, आप परिभाषा कैसे इसको लिख कर आओगे एग्जाम के अंदर। हम कहते हैं कि आवेशन की प्रक्रिया में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता। यही आवेशों को क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। आवेश को न उत्पन्न कर सकते, न आवेश को नष्ट कर सकते, ये जितने हैं ना उतने ही रहते हैं, केवल उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर अपन स्थानांतरित कर सकते हैं। इनको नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, इसी को हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। फिर देखो इसी प्रश्न में मैंने आपसे पूछा है आगे चल के कि आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब देखो इसको भी समझना। मैंने आपको कहा कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु के ऊपर ट्रांसफर हो गए, यानी आवेशों का स्थानांतरण हुआ। अब एक आवेशों का स्थानांतरण ऐसा हो सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, कभी सुना है पाव इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक चला गया, या 4.5 इलेक्ट्रॉन थे जो उधर से इधर आ गए। ऐसा संभव नहीं होता। जो आपके इलेक्ट्रॉन है ना वो हमेशा पूर्णांक में या तो इधर जाएगा या इधर आएगा। यानी ये हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, ये हो सकता है। लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि 4.5 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए और 12.5 इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ गए, या 3/4 इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ गए। यानी आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या कहता है कि घर्षण या रगड़ की प्रक्रिया के अंदर आवेशों के एक निश्चित न्यूनतम मान का स्थानांतरण हो सकता है, जो कि इस फॉर्मूले से अपन देते हैं। अब इसका मतलब समझना, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटा। क्या कहेंगे, आवेश का क्वांटा। यानी देखो घर्षण या रगड़ की प्रक्रिया में आवेश का वो छोटा मान जिसको अपन स्थानांतरित कर सके वो तो होता है क्वांटा। अब कम से कम मान कितना होगा, तो हम कहते हैं कम से कम मान होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अब इसको मैंने n से गुणा किया है। अब ये n क्या है, देखो n या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, यानी पूर्ण संख्या होगी कोई ना कोई। अब अपन ने क्या कहा कि ये जो आवेश है ना जिसका अपन स्थानांतरण करेंगे, क्यू का मतलब आवेश। अपन ने कहा था देखो आवेश को अपन क्यू से दर्शाते, चाहे कैपिटल क्यू से दर्शाओ चाहे स्मॉल क्यू से दर्शाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो अपन ने कहा कि ये जो आवेश है ना जिसका अपन स्थानांतरण करेंगे ये हमेशा पूर्णांक के रूप में होगा, या मैं इसको और अच्छे शब्दों में कहूं तो पूर्ण संख्या के रूप में होगा ये। क्यों, क्योंकि देखो आधा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। दोबारा सुनना क्या कहता है अपन क्वांटीकरण सिद्धांत के अंदर, कि आवेशन की प्रक्रिया में जो आपके स्थानांतरण होगा आवेश का, तो ये जो आवेश का स्थानांतरण है ना ये सदैव एक पूर्ण संख्या के अंदर होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात थी। आगे चलते हैं। अगला देखना, हमारा जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनके कोई 4 गुण लिखो। कितना सिंपल सा प्रश्न है। किसी भी आवेश के चारों ओर उसके विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं को खींचा जाता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कितना आसान सा प्रश्न था, बड़े आसानी से हो गया। अब आपसे पूछा इनके कोई 4 गुण बताओ, तो इसके देखो बहुत से गुण है। मैंने आपको चैप्टर वाली वीडियो में बता रखे हैं। यहाँ पे देखो फटाफट हम लोग क्यों रिवीजन कर रहे हैं, तो फटाफट आपको बताता हूँ। धनावेश से सदैव शुरू होती है, ऋणावेश पे सदैव समाप्त होती है।
दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो प्लस से बाहर की ओर और माइनस की ओर एक बंद वक्र बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कोई दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा बहुत से अनगिनत प्रॉपर्टी है। जैसे एक प्रॉपर्टी की बात करूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी धातु के अंदर प्रवेश नहीं करती, इसलिए धातु के अंदर ई वेक्टर का मान कितना होता है, 0 होता है। ये कुछ बातें जो अपन को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि अपन से एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये था, बड़ा सिंपल सा प्रश्न था। आगे चलते मेरे प्यारे साथियों, अगला आपसे प्रश्न पूछा, द्विध्रुव बल आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, क्या ये एक सदिश राशि है? और अगर आपका उत्तर हाँ है तो इसकी दिशा और मात्रक बताओ। ये प्रश्न है, मैंने आपको ऐसा कैसा देखो लिख के प्रश्न दे रखा है। तो अपना प्रश्न पूछा द्विध्रुव बल आघूर्ण के बारे में। किसे कहेंगे देखो द्विध्रुव आघूर्ण? पहले तो बात करते हैं द्विध्रुव किसको कहते हैं। तो मैं कहता हूँ देखो, मान लो मेरे पास कोई दो आवेश है, इन दोनों आवेशों का परिमाण समान है। मान लो ये भी Q है, ये भी Q है, यानी दोनों का मान तो समान है, लेकिन एक तो है प्लस Q और एक है माइनस Q, है ना। प्रकृति में दोनों आवेश विपरीत है। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, इस दूरी को अपन लोग d या 2a से लिख सकते हैं, किसी से भी लिख लो, ये बहुत ही छोटी है। अब सुनना द्विध्रुव की परिभाषा, अति अल्प दूरी पर स्थित किन्हीं दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों के युग्म को द्विध्रुव कहते हैं। कितनी सिंपल सी परिभाषा होगी। अब चूंकि अपन से प्रश्न में द्विध्रुव आघूर्ण की बात करी है, तो अपन द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य जो दूरी है, इनके गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या बन गया, P वेक्टर बराबर QD वेक्टर। ये लो, ये है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। दोबारा बोल रहा हूं, द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात। अब आपसे पूछा इसका मात्रक और इसकी दिशा। इसकी दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। सब चीज की दिशा, जैसे अपन ने यहाँ पे बात करी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। विद्युत धारा अपन पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर के अंदर, उसकी दिशा है प्लस से माइनस की ओर। नालायक एकमात्र ऐसी राशि है ये जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। एकमात्र का मतलब ये नहीं कि और ऐसी राशि संभव नहीं है। अपन जो पढ़ेंगे ना, इन दिनों में जो अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर ये आपको ऐसी राशि दिखेगी जिसकी दिशा किधर से किधर है, माइनस से प्लस की ओर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पूछा हुआ प्रश्न आपसे। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो किधर से किधर होती है, तो अपन कहेंगे माइनस से प्लस की ओर होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर अपन से ये और पूछा कि इसका मात्रक और बता दो। तो देखो, इसका मात्रक आपको ध्यान रखना है। ये तो क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम। ये क्या है, डी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ये बातें आपको देखो पता होनी चाहिए किसके बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। या इसका मात्रक डिबाई भी अपन लिखते हैं कई जगह, तो डिबाई भी आप इसको लिख सकते हो। ये सिंपल सी बात थी। आगे चले, हमारा अगला जो प्रश्न है वह कूलाम का नियम आवश्यक सूत्र व्युत्पत्ति करते हुए समझाओ। देखो कितना आसान सा प्रश्न आपसे पूछा। कूलाम का नियम देखो आपसे पूछा गया है, तो देखो कूलाम का नियम अपन कैसे बताएंगे। कूलाम ने क्या कहा था, कूलाम ने कहा था भाई आपके पास सपोज करो कि दो आवेश हैं और जो दोनों आवेश हैं वो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो एक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर एक बल लगाता है, ठीक उतना का उतना बल दूसरे आवेश भी पहले आवेश के ऊपर बल लगाता है। ठीक है, तो ये जो लगने वाला बल है, इसके बारे में कूलाम ने कहा कि जो दोनों आपके आवेश है ना, इन दोनों के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती। और ये जो लगने वाला बल है, ये उन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है ना r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दो बातें किसने कही, कूलाम भाई साहब ने की। अब कूलाम भाई साहब ने तो बातें कही कि ये तो चल बसे, अपन ने फिर आगे काम किया। अपन ने क्या कहा कि जो बल है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q1 Q2 के तो समानुपाती और R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। अब जब भी फिजिक्स में, ध्यान रखना बच्चों, जब भी फिजिक्स में अपन को कभी समानुपाती का निशान हटाना होता है तो दो चीजें आती है। एक तो आएगा बराबर का निशान और एक आएगा नियतांक। अब देखना, बराबर का निशान यहाँ पे जो आएगा वो तो आ गया। नियतांक के रूप में यहाँ पे एक राशि आती है जिसको हम लोग लिखते हैं K से, K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये है मेरे प्यारे साथियों आपके कूलाम के नियम के लिए जो दो आवेश होते हैं उनके मध्य लगने वाले बल का मान, ये होता है कूलाम के नियम। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे देखना, आपको एक नियतांक दिखा है K, इसके बारे में आपको कुछ ध्यान रखनी है बात। इसका मान कितना होता है, इसका मान हम लोग निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन पढ़ते हैं। तो K का जो मान होता है ना वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब आप इन सब का मान रख के इसको कैलकुलेट करोगे ना, तब इस K का मान आपको मिलेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इससे आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो।
अब यहाँ पर जो आपको एक नियतांक दिखाई दे रहा है ना एप्सिलॉन नोट, इसका मान भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपसे हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो एप्सिलॉन नोट का मान ना वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12। अब इस मात्रक जो है ना आपने यहाँ पे लिखा, इसका ऑपोजिट कर देना, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है इस एप्सिलॉन नोट का मात्रक। अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा जब अपन बात कर रहे थे आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा की, तो वहाँ पे अपन ने ऐसा निशान को काम में लिया था। मैंने कहा था आपको वहाँ पे कि ये क्या होती है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये वही हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये सिंपल सी बात थी जो अपन ने देखी आपके कूलाम के नियम के बारे में। फिर देखो आपसे ये प्रश्न हो गया पूरा, बस इतनी ही बात इसमें पूछी थी। अगला आपका प्रश्न है अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी बात है, देखो ये जो था ना कूलाम का नियम, ये तो क्या कह रहा था कि यहाँ पे कोई आवेश है, यहाँ पे कोई आवेश है, इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है, इन दोनों के मध्य जो दूरी R है, तो इनके मध्य जो लगने वाला बल था ना उसको बताने के लिए कूलाम का नियम अपन ने बनाया। अब यहाँ पे तो दो ही आवेश थे, क्या हो जाए प्यारे बच्चों, जब ये जो आवेश है ना ये बहुत सारे इकट्ठे होकर एक साथ आ जाए। जैसे सपोज करते हैं मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक तो आवेश है यहाँ पे, इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q0। एक आवेश कोई है यहाँ पे, Q1 नाम दे रहा हूँ। एक कोई आवेश है यहाँ पे जिसको मैं नाम दे रहा हूँ Q2, ठीक है। एक कोई आवेश है यहाँ पे, इसके पास में Q3। ऐसे करके न जाने कितने सारे आवेश होंगे, अब हम सबको नहीं लिख रहे। मैं मान लो कि एक जो अंतिम आवेश है ना वो ये है Qn, इसको लिख लेता हूँ। बहुत सारे आवेश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके n तक आवेश है। अब ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा, और जितने भी हो सारे के सारे आवेश इस पर बल लगाएंगे। अब बल लगाएंगे तो अपन को आवेश से दूरी पता होनी चाहिए। देखो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, और ऐसे करके जितने भी आवेश सबसे दूरियां होंगी अलग अलग होंगी। इसकी जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ R0 और 1 के बीच में ना, तो R01। इसके और इसके बीच की दूरी R02 मान लेता हूँ, इसके और इसके बीच की दूरी R03 मान लेता हूँ, इसके और इसके बीच की दूरी R0n मान लेता हूँ। अब ये बहुत सारे आवेश आ गए। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि बहु आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का मान अन्य सभी आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के योग के बराबर होता है। अब इसका मतलब अपन क्या समझे कि इस पर जो बल लगेगा ना, कुल बल जो लगेगा वो हर आवेश कितना कितना बल लगा रहा है उन सबको आपस में जोड़ दो, उसके बराबर आ जाएगा। एक बार मैं देखो बोर्ड पे मेरे को जगह चाहिए तो इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि अपने को एक अच्छा स्पेस मिले और अपन आराम से इसको कर पाएँ। देखो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है मेरे चैनल पर। अगर आप क्लास 12 की साइंस की वीडियोस देखेंगे ना, ये क्लास 12 फिजिक्स वाली, तो उसके अंदर ये अध्यारोपण के सिद्धांत वाली एक ऐसी वीडियो जिस पे व्यूज सबसे ज़्यादा है। क्यों? बड़ा डिमांडिंग टॉपिक होता है, तो इस टॉपिक को आपको किसी हाल में छोड़ना नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि जो लगने वाला कुल बल है ना, ये लगने वाला कुल बल किस पर, जो आपको जीरो वाला आवेश है बीच वाला, इसके ऊपर, ये किसके बराबर होगा? सभी आवेश जितना जितना इस पर बल लगेंगे उन सबके योग के बराबर। मैं कह रहा हूँ F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डैश डैश डैश, कितने भी हैं, कितने अपने लास्ट में n तक है तो 0n। अब इसका मतलब समझना मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। 01 का मतलब क्या है? इस वाले आवेश और इस वाले आवेश के मध्य लगने वाला बल R01 तो दूरी है, और ये वाला आवेश इस पर कितना बल लगा रहा है? अपन ने कहा F01 बल लगा रहा है। ऐसे जो 2 वाला आवेश है वो 0 वाले पे कितना बल लगा रहा है? अपन ने कहा F02 बल लगा रहा है। ये वाला F03 और ये वाला F0n। इस प्रकार से तो कुछ सारे के सारे आवेश बल लगा रहे हैं। अब मैंने इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1। जो मैंने अभी अभी आपको अध्यारोपण सिद्धांत की छोटी सी एक भाषा बताई, वो क्या थी? किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अपन को अलग अलग बल कितना लग रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अभी भी रिसेंट में अपन ने देखो F का फॉर्मूला पढ़ा, क्या? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। R तो उनके बीच में दूरी, Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश। अब ये जो फॉर्मूला है ना वो अपन इसके लिए देखो लगाते हैं। सबसे पहले मैं F01 की बात कर रहा हूँ। F01 इक्वल्स टू K तो आ गया। अब Q1 Q2 देखना है। Q1 ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है ना, तो पहले आवेश का तो नाम क्या है? Q0 है, दूसरे आवेश का नाम क्या है? Q1 है। तो मैंने लिखा Q0 Q1 बट्टा R स्क्वायर होना चाहिए। R क्या है? दूरी। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी कितनी है? R01। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R01 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ऐसा कैसा फॉर्मूला लिख दिया मैंने किनके बीच में? इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए, और वो कितना है? इतना है। ऐसे ही सेम F02 लिख लेंगे।
उसके लिए क्या होगा आप तो खुद से बता सकते हो, यही होगा 02 का स्क्वायर। इसी प्रकार से F03 के लिए आप देख लो तो वो भी क्या होगा KQ003 बटा R03 का स्क्वायर, ये होगा ना। अरे कोई इसमें दिक्कत ही नहीं आ रही आपको, मतलब बड़े आराम से देखो, मैं कह रहा हूँ मक्खन की तरह फिजिक्स अपनी चल रही है, इतनी आसान अपनी फिजिक्स की, इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी आसान सच में थी क्या ये कभी, वास्तव में होते हैं आसान। ऐसे करके देखो ये तो बहुत सारे आवेश हैं, किन किन का लिखेंगे, तो मैं खाली लास्ट वाले का लिख लेता हूँ F0n, इसके लिए KQ0QN बट्टा R0n का स्क्वायर। बताओ सही है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब देखो अपन को क्या करना है, सबका अपने पास मान आ चुका, क्या अपन ने कहा बिल्कुल आ चुका, तो क्या करना है इस फॉर्मूले समीकरण 1 के अंदर अपन क्या कर देंगे, इन सब का मान रख देंगे और अपने पास जो फाइनल अपना रिजल्ट चाहिए ना F0 का मान वो मिल जाएगा। देखो देखते हैं, तो मैं कहता हूँ F0 इक्वल्स टू, इसका मान क्या है ये रहा KQ0Q1 बट्टा R01 का स्क्वायर, ये है ना, फिर प्लस का निशान है, ये दो प्लस का निशान, F02 का मान रखना है, ये रहा F02 का मान रख देते हैं K0 और ये 2 बट्टा R02 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से देखो सबका मान रख देंगे, मैं लास्ट में चला जाता हूँ सीधा 0n बट्टा R0n का स्क्वायर। देखो अपन ने सबका मान रख दिया, कुछ ऐसी समीकरण बनेगी। अब एक बार देखना इनके अंदर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, कुछ ऐसा है क्या जो सबके अंदर एक जैसा है, कॉमन अपन को दिख रहा है। अपन कह रहे हैं हाँ भाई बिल्कुल अपन को कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, K सबके अंदर आ रहा है, Q0 देखो सबके अंदर आ रहा है, Q0 सबके अंदर आ रहा है, लिखते हैं इसको KQ0। अब ब्रैकेट चालू कर लिया, या ब्रैकेट को एक बार छोड़ते हैं अपन, ब्रैकेट की बजाय एक नई चीज आपको सिखाता हूँ, वो क्या है सिग्मा। देखो सिग्मा क्या होता है, आपने क्लास 10 तक जो मैथ्स पढ़ी थी उसके अंदर आपने ऐसा सिग्मा वर्ड कम में लिया होगा। जब अपन माध्यमिक बहुलक पढ़ते थे तो वहाँ पे ऐसा सिग्मा आता था, सिग्मा FZ, है ना, वैसे कुछ बातें अपन को यहाँ पे करनी, मतलब वैसा कुछ नहीं करना, बस खाली वो निशान है ना उसके जैसा है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, सम। अब देखो सिग्मा अपन बीच में जोड़ का निशान, इसलिए अपन ने सिग्मा यहाँ पे लगाया। अब ये सिग्मा यानी जोड़ किसको रहे हैं अपन, तो अपन कह रहे हैं कि जो कुछ यहाँ पे कॉमन आ चुका उसको तो छोड़ दो, बाकी जो बच गया ना उसको लिख लो। तो अपन ने कहा देखो ये चीज़ तो कॉमन आके बाहर आ चुकी, फिर क्या बचा, ऊपर तो बच रहा है Q बट्टा नीचे क्या बच रहा है R0। अब आप कहोगे सर इस Q के आगे 1 लग रहा था आपने 1 नहीं लगाया, इस 0 के आगे 1 लग रहा था आपने 1 नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया उसके अपन बात करते। देखो स्क्वायर तो मैं लगा रहा हूँ, क्यों नहीं लगाया, अब देखो चेंज क्या हो रहा था, ये 1 2 3 4 5 6 n, यानी ये वाली जो संख्या थी ना ये चेंज हो रही थी, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया I, स्मॉल I फॉर आइसक्रीम होता ना वो लिख दिया। ऐसे ही देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चल रहा था तो मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया I। अब इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे भाई I का मान कहाँ से शुरू हो रहा है, हम कह रहे हैं भाई 1 से लेके शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो अपन इस बात को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे I का मान 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है, n तक अपना जा रहा है। बस यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत आ गया। ये लो कितना सिंपल सा था, कितना सिंपल सा था हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत, जो एकदम से हवा बना रहता है कि ये वाला प्रश्न परीक्षा में आएगा, अपन इसको कैसे करें क्या पता। इतना आसान सा है, कितना आसान है, इससे आसान कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। ये बहुत आसान सा तरीका था, इसके जरिए अपन ने इसको ज्ञात कर लिया। आगे चलते देखो फटाफट, हमारा अगला प्रश्न देखना कितना शानदार सा प्रश्न आता है। हमारा अगला प्रश्न हमें कहता है कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर दो। कितना आसान सा प्रश्न देखो अपन से पूछ लिया। अभी दिखने में भी लगेगा कि क्या पता कितना बड़ा, मतलब मैथ्स वाली कैलकुलेशन सी आ गई है, क्या पता क्या करना पड़ेगा, कैसे अपन को याद होगा, लेकिन एक्चुअल के अंदर इट इज़ सो सिंपल टॉपिक। अभी देखो आपको मैं समझाता हूँ तो बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो एक बार के लिए अपन सपोज करते हैं कि अपने पास दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ पे Q1, दूसरा आवेश हमारे पास यहाँ पे जिसका नाम है Q2, या Q1 Q2 रहने तो इसको प्लस माइनस Q लिख लेते हैं। क्यों, अपन को द्विध्रुव की बात करनी है ना। मान लो कि एक आवेश तो है यहाँ पे माइनस Q, एक आवेश है यहाँ पे प्लस का Q, इन दोनों का मध्य बिंदु हो गया ये, मध्य बिंदु को मैं O से लिख दूंगा। अब आपको पता है कि आवेश जो है ना, द्विध्रुव के जो दो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी होती है तो D या फिर होते 2a। तो 2a पूरी दूरी है, ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन कहते हैं a, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी a, यानी इन दोनों आवेशों के मध्य जो अल्प दूरी है ना वो कितनी है 2a। अब मैं कहता हूँ कि जो आपका द्विध्रुव है ना, इसके अक्ष, दोनों आवेशों मिलाने वाली सीधी रेखा, इसको अपन अक्ष कहते हैं। इसके अक्ष के ऊपर यहाँ पे चल के कोई एक बिंदु है जिसका नाम है P। क्या नाम है इस बिंदु का, P नाम है। मैं कह रहा हूँ कि जो बिंदु P है ये इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब आपको
इस बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, वो आप फटाफट ज्ञात कर दो। आप कहोगे यार ये कैसे करेंगे, ये तो बहुत अटपटा लग रहा है, पता नहीं हमसे कैसे होगा। लेकिन बिटवा ये तो देखो बहुत ही आसान है, कैसे करें इसको। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं मान लिया है कि ये बिंदु हमारा A है, ये बिंदु हमारा B है। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्यारे बच्चों, ये इन दोनों आवेशों के कारण ही होगी और इन दोनों आवेशों के योग के कारण होगी, ये मैं कह सकता हूँ। बस इस बात को गणितीय रूप में मेरे को लिखना है। मैं कहता हूं कि बिंदु P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक बार वेक्टर को हटा देता हूं, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर होगी, जो आपका A बिंदु पर आवेश पड़ा है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो आपका बिंदु B के ऊपर आवेश पड़ा हुआ है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों के योग के बराबर ही तो होगी ना कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस ये अपन को ज्ञात करना है। अपन A का मान ज्ञात कर लेंगे, EB का मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ के, और हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ EA की। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको E का फॉर्मूला तो बता ही दिया, क्या होता है, E बराबर होता है KQ बटा R²। ये अपन सब पढ़ ही चुके हैं। अब ये वाला फॉर्मूला लगाना अपन को EA के लिए, इसको उसी पिछले वाले अध्यारोपण सिद्धांत की तरह समीकरण 1 दे देता हूँ। EA की बात करते हैं। हाँ, ये रहा फॉर्मूला KQ बटा R²। K तो देखो नियतांक, ये तो आएगा ही आएगा। Q वो आवेश जिसके कारण अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो बताओ बिंदु A पर कौन सा आवेश है, हम कह रहे हैं -Q आवेश है। तो मैं यहाँ पे इस Q की जगह लिखूँ -Q, तो माइनस तो आगे लिख दूँ, बट ये Q इधर आ गया। बट्टा में कौन आता है, दूरी आती है R²। उस आवेश की उस बिंदु से दूरी जहां पर अपन को E वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये तो रहा आवेश और ये रहा वो बिंदु जहां पर अपन को ज्ञात करना है। बताओ दूरी कितनी है। मैं कहता हूं देखो यहां से लेके यहां तक तो दूरी कितनी दे रखी है अपन को R, और यहां से लेके यहां तक बची हुई दूरी कितनी A। यानी अगर मैं इस R के अंदर ही A दूरी जोड़ दूंगा तो मुझे इस आवेश से लेके उस बिंदु तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। कुल वो कितनी है, R + A, और इसका अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि अपना फॉर्मूला अपन से कहता है स्क्वायर करने के लिए। बस ये वाली बात थी अपन, EA का मान अपने पास आ गया। ठीक इसी प्रकार से EB का मान, EB बराबर K, आवेश की जगह अपन को कौन सा आवेश, ये B बिंदु पे कौन सा +Q आवेश था, +Q रखना है। ये लो मैंने +Q आवेश रख दिया, बट्टा ये दूरी, इस आवेश की इस बिंदु से दूरी। देखो यहां से यहां तक की तो दूरी कितनी है, R है, लेकिन अपने को तो इतनी सी दूरी चाहिए कि इतनी दूरी तो अपन को नहीं चाहिए ना, एक्स्ट्रा आ गई। तो अपन क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक की दूरी में से ये जो एक्स्ट्रा दूरी थी ना A, इसको घटा देंगे तो अपने पास खाली यहां से लेके यहां तक की दूरी आ जाएगी। बड़ा सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ R - A का स्क्वायर। बोलो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे दिक्कत तो है ही नहीं, दिक्कत बस्ती तो अपन बात करते हैं, दिक्कत तो कहीं बची नहीं रही। अब सिंपल सी बात है, EA और EB दोनों के मान आ गए, ये दोनों के मान अपन इस समीकरण 1 के अंदर रख देते हैं, है ना। मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि इंक जो है, हालांकि मैंने डाली थी बट पता नहीं कैसे नहीं चल रहा। दोनों के मान इस पर रखते हैं। तो देखो EP बराबर, इसका मान रखता हूँ EA का, तो आएगा -KQ बटा R + A का होल स्क्वायर। फिर प्लस का निशान था, प्लस लिखा। EB का मान ये रहा, KQ बटा R - A का होल स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात थी। अब जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, फिर अपन आगे देखें क्या होता है। EP बराबर, हमने कहा भाई KQ तो आ गया कॉमन। अब यहाँ पे तो KQ कॉमन आने में क्या बचेगा, माइनस का 1 बट्टा R + A का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये तो कॉमन आ गया 1 बट्टा R - A का होल स्क्वायर, ये तो बचेगा। प्लस वाले को अपन पहले लिख लें। देखो यहाँ पे प्लस वाला ना, इसको पहले लिख लेते हैं, ये माइनस वाला इसको बाद में लिख लें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख लेते हैं। तो 1 बट्टा R - A का होल स्क्वायर, फिर -1 यहाँ पे बचेगा ऊपर, 1 बट्टा R + A का होल स्क्वायर। अब इसको देखो सोल्व करना है। अब देखो इसको सोल्व करने की माथापच्ची आपको एग्जाम में नहीं करनी, आपको सीधा ध्यान रखना है ये सोल्व कैसे करते हैं। तो देखो मैंने आपको सिखा रखा है, जब अपने चैप्टर की बात करी थी, चैप्टर वाली वीडियो में, आपको सीधा इसका जो मान है वो क्या आएगा वो मैंने सिखा रखा है, बस वही अपन सीधा यहाँ पे रखेंगे। तो EP बराबर, एग्जाम में सीधा ही करना है आपको, ध्यान रखना है इसको, KQ, इसको आप सोल्व करोगे तो ऊपर तो आएगा 4AR, नीचे क्या आएगा, ये जो पहले वाला ब्रैकेट है ना, इसमें इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो, बाकी ऐसे कैसा लिख दो, R² - A² और इसकी होल स्क्वायर थी, लिख गया। ये सिंपल सी बात है। वहाँ पे इसको सोल्व करने मत बैठ जाना, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप सही सोल्व कर लो इसको, वहाँ पे माइनस प्लस की मिस्टेक होती है, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको सीधा ये वाला स्टेप लिखनी है। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे कहता हूँ कि जो R है, ये है इस बिंदु से इस वाले बिंदु की दूरी, जो कि कहीं भी हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है, यानी R का जो मान है वो तो बहुत बड़ा हो सकता है। ये जो दूरी A है,
ये बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि अपन ने द्विध्रुव की परिभाषा शुरू में ये दी थी कि अति अल्प दूरी पर स्थित, यानी बहुत ही अल्प दूरी है, यानी r जो है वो तो भाई a की तुलना में बहुत 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 बड़ा है। इतने बड़े r के मान में से अगर अपन छोटा सा एक घटा भी देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस a स्क्वायर को तो नगण्य मानकर छोड़ सकता हूँ ना, बिल्कुल आप भी छोड़ देना, मैं भी छोड़ सकता हूँ, आप भी छोड़ देना इसको। तो देखो बताओ, जब ये हट जाएगा तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे आर का स्क्वायर और ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर भी लग रहा है, तो आर की पावर 2 और ये वाली पावर 2 गुणा होकर आर की पावर 4 बन जाएगी, है ना। ऊपर देखना मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा देखो आपको ध्यान में रखना, ये 4 है, 4 को मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 2, कोई समस्या नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने लिखा 2 गुणा 2, तो 1 2 को तो मैंने लिख लिया k के साथ, फिर बचा हुआ जो 1 2 है ना उसके मैंने लिखा 2, साथ में a था, a लिखा, और साथ में गुणा में q था, इसके साथ लिख लिया, और r बच रहा था, r को लिख दिया। देखो कुछ भी अलग नहीं किया, ये जो 4 था ना इसको मैंने 2 गुणा 2 में तोड़ा, एक जो टूटा हुआ 2 उसको तो k के साथ में यहाँ पे गुणा में लिख दिया, बाकी 2a और ये वाला q साथ में ले लिया, ये तो किया। नीचे मैंने अभी भी आपको बता दिया r की पावर कितनी बचेगी, 4 बचेगी। अब देखो ऊपर एक r है, इससे नीचे की एक पावर कम कर सकते हैं ना, तो कटने से पावर 3 बच जाएगी। और ये वाली जो चीज़ देखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बताया था, P बराबर QD, ये तो था। D क्या था, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और इस D को अपन 2a भी लिखते हैं, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यानी इसी फॉर्मूले को मैं यूं भी तो लिख सकता था 2aq। क्या ये 2aq यही नहीं है क्या, दिख रहा है अपन को, बिल्कुल। तो इस 2aq को मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर इसको लिख सकता हूँ। देखो मैं इसको लिखता हूँ, यानी EP बराबर मुझे क्या मिलेगा, 2kp बट्टा r क्यूब। ये लो मेरे प्यारे साथियों, ये है किसी द्विध्रुव की अक्ष पर अगर कोई बिंदु हो r दूरी पर उसके केंद्र बिंदु से, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम कहेंगे मेरे प्यारे साथियों EP बराबर 2kp बट्टा r क्यूब होगा। कितना आसान था, मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ही आसान है, ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है, पूरी फिजिक्स बहुत ही आसान है। आप केवल समझने की चेष्टा तो करो, मात्र केवल चेष्टा करने से आपको जो क्लास 12 का 2023 बोर्ड एग्जाम का सबसे पहला फिजिक्स का जो पेपर है ना, बड़ा शानदार मनोरम होगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका पहला पेपर बहुत अच्छे से गया ना तो आपके आगामी सारे पेपर बहुत ही अच्छे से जाएंगे, और अगर पहला पेपर खराब चला गया ना नालायक हो, तो फिर स्थिति हो जाएगी। तो इससे बढ़िया कि आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ो। अपन ने फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करी है, धीरे धीरे करके अपन सारे चैप्टर पढ़ेंगे और बड़े अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। कोशिश करना आज अगर मैंने आपको ये पढ़ाया है तो आप इसको आज के आज ही याद कर लो, ताकि एग्जाम से पहले अपन एक बार टेस्ट भी रखने की सोच रहे हैं, ऑनलाइन एक टेस्ट आपका रख लेते हैं, है ना। थोड़ी सी देर का टेस्ट रहेगा जिससे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और अच्छी तैयारी आपकी होगी, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। आप सभी का जो प्रेम है ना वो बड़ा सर्वोपरि है, इसलिए प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर देना, और यूँ लगे कि सब्सक्राइब करने लायक है चैनल तो कर भी देना। हम लोग आगे चलते हैं। अगला देखना हमारा लास्ट प्रश्न क्या मिलता है अपन को। लास्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि गाउस के नियम से आप क्या समझते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर दो। तो देखो भाई मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, पानी मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं, तो मेरे को एक बार वीडियो को पॉज करके पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा, वापस पॉज करके आता हूँ। हाँ, सो गाइस आई एम बैक। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन अपना बच रहा है, वो है गाउस का नियम, है ना। तो गाउस के नियम से आप क्या समझते हैं, और गाउस के नियम के ऊपर आधारित एक अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के सीधे लंबे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन को ज्ञात करना है। बहुत ही आसान से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले गाउस के नियम की परिभाषा क्या कहती है। गाउस का नियम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान, देखो कुल फ्लक्स अगर मैं इसको फ्लक्स को अपन फाई से लिखते हैं, कुल फ्लक्स का जो मान होता है वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं इसको यूँ लिख दूँ, 1/ε0 यानी बट्टा में ε0 आएगा, इसके बराबर होता है। ये क्या है, गाउस का नियम होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है जिनकी अपन ने यहाँ चर्चा करी है। अब गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। गाउस के नियम का अनुप्रयोग अपन क्या कह रहा है, एक अपने पास तार है जो कि अनंत लंबाई का है। अब अनंत लंबाई का अपन इतना बड़ा तो बना नहीं सकते, अनंत लंबाई नीचे पता नहीं कितना मेरे को जाना पड़ेगा, ऊपर क्या पता कितना जाना पड़ेगा, अनंत है, कोई अंत नहीं है। तो अपन ने डॉट डॉट से इसको दर्शा दिया कि भाई नीचे भी चलता जा रहा है, ऊपर भी चलता जा रहा है। अब इस पूरे तार की लंबाई में से अपन ने केवल एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, छोटा सा टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई का, यानी L लंबाई के अपन तार पर विचार करते हैं, ठीक है। अब इस L लंबाई के तार के ऊपर भी हम छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, छोटा सा टुकड़ा अपन ने यहाँ पे ले लिया, इनको अपन बोलेंगे अल्पांश। L लंबाई का अपन ने तार लिया जिसके ऊपर अपन विचार करेंगे। इसके ऊपर अपन ने देखो 2 छोटे छोटे अल्पांश ले लिए। इस बिंदु को मैं नाम A दे देता हूँ, इसको नाम मैं B दे देता हूँ,
कोई दिक्कत नहीं इसको। अब इस तार से r दूरी पर कोई एक बिंदु है यहाँ पे P, इस बिंदु P के ऊपर मुझे E वेक्टर का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इस तार से r दूरी पर कोई एक बिंदु है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब मैं कैसे ज्ञात करूँगा? सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस अल्पांश को इस बिंदु से मिलाऊंगा, इस अल्पांश को इस बिंदु से मिलाऊंगा। पहला मेरा काम तो ये होगा। मैं कह रहा हूँ ये जो तार है ना, ये पूरा का पूरा तार प्लस आवेशित है, यानी धनावेशित है। पूरा का पूरा तार कैसे आवेशित है? धनावेशित है। और जब धनावेशित है तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तार है ना, इसके एकांक लंबाई पर आवेश का मान, जिसको अपन लोग कहते हैं रेखिक आवेश घनत्व, तो लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है? आप सबको पढ़ा हुआ है, पता है, लैम्डा बराबर Q/L होता है। एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब अपन कह रहे हैं कि इस तार को अपन ने जो आवेश दे रखा है वो कितना है? अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मान लिया कि इस तार को दिया गया जो आवेश है वो कितना है, तो भी आप वहां से बता सकते हो बहुत ही आसान सा, Q = λL, यानी ये इस तार को दिया गया कुल आवेश है। इस तार पे कुल आवेश का मान कितना है? हम कहेंगे तो यहां से निकालें Q का मान, तो L इधर आ गया, λL, ये इस तार के पास कुल आवेश का मान है। अब देखो, जब ये तार जो आपका धनावेशित है, तो आप सबको मैंने ये बता रखा है कि प्लस वाले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस से बाहर की ओर होती है और माइनस की ओर होती है। अब यहाँ पे माइनस का कोई आवेश तो है नहीं, केवल क्या है? प्लस के आवेश से आवेशित तार है अपना, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बाहर की ओर होगी। देखो ये प्लस आवेश मान सकते हैं अपन, तो बाहर की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इस साइड में है, E वेक्टर। ए वेक्टर भी कह सकता हूँ ना, सॉरी बी बिंदु ना, तो बी वेक्टर इसको कह सकता हूँ। बी वाले बिंदु पे आवेश के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर है। ऐसे ही जो बिंदु ए पर अपना अल्पांश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भाई वो भी बाहर की ओर होगी और वो ऐसे नीचे की ओर निकल के आएगी, तो ये अपना क्या होगा? ए वेक्टर की दिशा होगी। अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स आपको ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, हर जगह आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ, लेकिन 2 जगह ऐसी है जहाँ पर मैं काम नहीं करूँगी। अपन ने पूछा भाई कौन सी वो 2 जगह जहाँ पर तुम काम नहीं करोगी? तब इसने अपन को बताया कि मैं तब काम करूँगी या तो मैं पूरी तरह से क्षैतिज हूँ, या मैं पूरी तरह से यूँ ऊर्ध्वाधर हूँ, या तो पूरी तरह से मैं वर्टिकल हूँ, या पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हूँ, तो मैं काम करूँगी। लेकिन अगर कोई तिरछापन आ गया, ऐसे कोई तिरछी चीज़ आ गई या ऐसे कोई तिरछी चीज़ आ गई, तो मैं काम नहीं करूँगी। अपन ने कहा यार ये तो समस्या वाली बात है। क्यों समस्या है? क्योंकि भाई अपना विद्युत क्षेत्र की दिशा ये इधर भी, ये भी तिरछी है, और ये जो नीचे की तरफ आ रही है ये भी क्या है? तिरछी है। फिजिक्स तो अपने नाराज हुई बैठी है, ऐसे तो काम नहीं करेगी, और इसने काम नहीं किया तो हमें एग्जाम में नंबर कौन देगा? ये प्रश्न तो पक्का 100% आएगा। तब अपन ने किसी ज्ञानी महात्मा के पास गए, इंस्टा गुरुजी के पास गए। हमने कहा अभी इसका कोई समाधान है तो बताओ। इंस्टा गुरुजी ने अपन को क्या कहा? देखो फिजिक्स नाराज नहीं होनी चाहिए, तो इसको खुश कैसे करेंगे? आप जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो इस सवाल को घटकों में वियोजित कर लो, घटकों में तोड़ लो। हमने पूछा फिर कैसे तोड़ेंगे? तो फिर इंस्टा गुरुजी ने आपको क्या कहा? सुनना। उन्होंने ये कहा कि मान लो ये नीचे की तरफ यूँ आ रहा है, तो आप क्या करो? फिजिक्स कब राजी रहेगी? जब या तो आप पूरी तरह से ऐसे ऊर्ध्वाधर बात करो, या पूरी तरह से आप ऐसे यानी क्षैतिज बात करो, तभी काम करेगी। या तो पूरी तरह क्षैतिज हो या पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर हो, यानी ऊपर नीचे ऐसे तो होता है ऊर्ध्वाधर और ऐसे होता है क्षैतिज। तो आपको या तो क्षैतिज रहना है या ऊर्ध्वाधर रहना है, और ऐसे केस के अंदर तो आपको दोनों के दोनों रहना पड़ेगा। कैसे? आपने ये मान के चलो विद्युत क्षेत्र तीव्रता नीचे की तरफ लग रही थी, तो आप इसको 2 घटकों में तोड़ो। एक घटक तो इसका क्षैतिज घटक बना लो और एक घटक इसका ऊर्ध्वाधर घटक बना लो। अब देखो मैं इसको नीचे वाले को हटा रहा हूँ, इनकी कोई आवश्यकता है नहीं, अपन को समझ लिया अपन ने। तो अपन ने क्या कहा कि ये जो आपका विद्युत क्षेत्र था ना बिंदु ए के कारण, ये ऐसा तिरछा था, तो ये तिरछा न रहे, हमारे फिजिक्स नाराज ना हो, तो इसके लिए अपन ने इसको घटकों में तोड़ा। और ये ध्यान रखना, मान लो कि यहाँ पे कोण आपका थीटा है, ये कोण आपका कितना है? थीटा है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी कितना होगा? थीटा होगा। मैं एक बार पी को हटा देता हूँ, ये कोण कितना होगा? थीटा। और ऐसे ही इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला है, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। अब हमने जब इसको यूं घटकों में तोड़ा, ये क्षैतिज घटक या ऊर्ध्वाधर घटक, तो इनके कोई ना कोई नाम भी देने पड़ेंगे। हमने कहा बिल्कुल देने पड़ेंगे। नाम क्या दें? तो अपने ध्यान में आया क्या कि जिसके साथ भी कोण थीटा लगा होगा ना, उसको तो नाम दे दो, ये ई ए था ना, ई ए का घटक है ई ए कोस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं है उसको आप नाम क्या दोगे? ई ए साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? कितनी सिंपल सी बात थी। फिजिक्स कह रही थी कि मैं ऐसे तिरछा काम नहीं करूंगी। इंस्टा गुरुजी का कोई दिक्कत, इसको घटकों में तोड़ दो। कैसे तोड़े? एक तो इसका क्षैतिज घटक ले लो, एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक ले लो। अब इनका नाम क्या दें? तो अपन ने कहा जिसके साथ कोण थीटा है उसको तो नाम दे दो ई ए कोस थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं है उसको नाम दे दो साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। सिंपल।
क्या ठीक इसी प्रकार से इस वाले घटक को भी तोड़ सकते, या इस वाले तिरछेपन को भी आप खत्म कर सकते हो? हम कहेंगे बिल्कुल। कैसे? इसको भी घटकों में तोड़ देंगे, तो एक तो इसका क्षैतिज घटक ले लेंगे, एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक ले लेंगे। कितनी सिंपल सी बात। फिर नाम क्या दें? वही बात, ये इबी के कारण अपन तोड़ रहे हैं, इबी का घटक है जिसके साथ थीटा है उसको तो नाम दे देंगे इबी कोस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है उसको नाम दे देंगे इबी साइन थीटा। बताओ कितना आसान है। ये हमने घटकों में तोड़ लिया। फिजिक्स नाराज हुई क्या? नहीं हुई। अब मुझे एक बात बताना बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी है, क्या ये दूरियां समान है कि अलग अलग है? आप कहोगे सर समान है। क्यों? एक सीधा तार था, कहीं भी इसमें तिरछापन नहीं है, इसके मध्य बिंदु के बिल्कुल लंबवत अपन जा रहे हैं, तो यहां से इस वाले आवेश से इसकी दूरी और इस वाले आवेश से इसकी दूरी क्या होगी? समान होगी। अच्छा, क्या ये आवेश और ये आवेश समान है क्या? हमने कहा बिल्कुल समान है। क्यों? पूरे तार में आवेश का मान समान है, तो इस वाले अल्पांश का जो आवेश है वो जितना होगा उतना का उतना आवेश किसका होगा? इसका होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर KQ बट्टा R स्क्वायर। अब इसमें देखो K तो नियत है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आवेश का फर्क पड़ता है, इसका मान कितना है, और R दूरी कितनी है इससे फर्क पड़ता है। अपन ने अभी भी देखा दोनों के कारण दूरियां भी क्या है? समान है, और दोनों आवेश भी क्या है? समान है। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ EA जितना ना उतना का उतना क्या है? EB, यानी इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा ना वो भी क्या होगा? समान होगा। अब मुझे बताओ, जब ये विद्युत क्षेत्र दोनों का समान है EA और EB का, इधर साइन कोस थीटा, सॉरी इधर भी साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, थीटा तो एक जितना ही है, यानी इसका जितना मान आएगा ना उतना का उतना मान किसका आएगा? इसका आएगा। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, ये मार्कर है, सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ, इस मार्कर पे 5 न्यूटन का बल कोई इस तरफ लगा रहा है और 5 ही न्यूटन का बल कोई इस तरफ भी लगा ले, बताओ मार्कर किधर गति करेगा? इधर या इधर? किधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ओर से लगने वाले बल का मान कितना है? समान है। और जब दोनों ओर से लगने वाले बल का मान समान है तो इसकी जो नेट गति है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसके ऊपर लगने वाला जो नेट बल का मान है वो कितना होगा? 0 होगा। क्या ठीक वैसी कंडीशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रही? जितना एक बार बात करते हैं विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है, ठीक उतना नीचे की तरफ है, परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता साइन घटक के कारण कितनी होगी? 0 होगी। अब किसके कारण बची? खाली और खाली कोस घटक के कारण बची, यानी इन दोनों अल्पांशों के कारण इस बिंदु पर जो E वेक्टर का मान है ना वो इन दोनों के कारण होगा नहीं, केवल किन किन के कारण होगा? EA कोस थीटा और EB कोस थीटा, और इन दोनों की दिशा एक ही है ना, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। बताओ कितनी सिंपल सी बात थी, कोई हवा नहीं है। इस वाले चित्र से अपन को क्या चीज समझ में आई? एक चीज समझ में आई, वो क्या है कि किसी अनंत लंबाई के तार के कारण जो E वेक्टर की दिशा होगी ना वो केवल और केवल क्या होगी? इस तार की लंबाई के लंबवत होगी, न तो तिरछी होगी न ऊपर की तरफ होगी, केवल और केवल सामने की तरफ लंबवत होगी। ये इतनी बात अपन को पता चल गई, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बात पता चल गई तो अपन आगे चल सकते हैं हमारे डेरिवेशन के अंदर। इनको मैं हटा रहा हूँ, ये देखो। अब अपन बात कर रहे हैं, हमें बात करनी क्या है? इस तार के कारण R दूरी पर कोई बिंदु हो तो उस पर E वेक्टर का मान कितना होता है उसको ज्ञात करना, गाउस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए। तो देखो गाउस भाई साहब तो आपको ये सीधी सीधी बात कहते हैं, जब भी आप मेरा नियम लगाओगे ना तो आप जिस भी तार के कारण कर रहे हो ना ज्ञात, तो उस तार के चारों तरफ आपको एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। हमने कहा अच्छा कैसे पृष्ठ की कल्पना करें? तो गाउस भाई साहब ने कहा कि एक ऐसा पृष्ठ लेके आओ जिसके बीचों बीच अगर आप इसको रख दो तो ये चारों ओर से समान दूरी पर हो उस पृष्ठ से। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लो मेरा पेन तो शायद उस सब तरफ रह गया, उधर तो मैं नहीं जा पाऊंगा। सपोज करते हैं आपके पास एक पेन है आपका, इसके बिल्कुल बीचों बीच रिफिल होती है, तो रिफिल तो मान लो वो तार है, और जो पेन का ऊपर वाला आउटर शेल है ना वो क्या है? हमारा वो गाउसीय पृष्ठ है। अब देखो अपन ने इस गाउसीय पृष्ठ से क्या किया? रिफिल को बिल्कुल बीचों बीच रखा और चारों तरफ से इसको पैक कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। ठीक उसी प्रकार से अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे? मान लो ये अपने पास ये वाला तार है, L लंबाई के तार की अपन बात करें, ये अपने पास वो L लंबाई का तार है, इसकी लंबाई कितनी? L है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई अपनी लेंथ आ गई L, धनावेशित तार है। अब इसको अपन को कैसे बॉक्स में बंद करना है? ऐसे बॉक्स में जिससे इसकी जो दूरियां वो सब तरह से समान हो। तो अपन ने इसके चारों ओर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। ये देखो ये एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, अभी भी अपन ने ऊपर वाले चित्र से क्या सीखा कि जो E वेक्टर की दिशा होगी वो तो हर बिंदु पर इस तार की लंबाई की क्या होगी? लंबवत होगी। यानी मैं अगर बात करूं इस तार के इस बिंदु पर E वेक्टर की दिशा किधर है तो हम कहेंगे इस साइड है, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं कहता हूँ आपसे पूछूं कि इस बिंदु पर ई वेक्टर की दिशा किधर है, तो भी आप क्या बताओगे, इस तार की लंबाई के लंबवत, क्योंकि अपन ऊपर देख चुके। अच्छा, इस बिंदु पे बात करूँ तो भी आप क्या बताओगे, ई वेक्टर की दिशा जो है वो इस तार की लंबाई की क्या है, लंबवत है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ माना है, इस गाउसीय पृष्ठ के कितने भाग है, तो हम कह रहे हैं इसके 3 भाग है। ऊपर वाला वृत्ताकार भाग, ये वाला एक वक्र पृष्ठ वाला भाग, और एक नीचे वाला वृत्ताकार भाग। इसके 3 भाग हैं, तो अपन तीनों भागों से छोटा छोटा एक टुकड़ा ले सकते हैं ना, एक अल्पांश ले सकते हैं, इसको अल्पांश अपन बोलेंगे। मान लो मैं यहाँ पर एक अल्पांश की कल्पना करता हूँ, ये छोटा सा एक अल्पांश है यहाँ, सॉरी इसके सतह पर अपन को लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक अल्पांश मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया, और एक अल्पांश मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा 3 पृष्ठ है, मान लो इस ऊपर वाले वृत्ताकार पृष्ठ को नाम मैंने S1 दे रखा है, नीचे वाले को S2 दे रखा है, और इसको S3 नाम दे रखा है। तो ये जो हमारे अल्पांश है ना, इसकी बात करते हैं। ये S1 पृष्ठ के ऊपर मैंने जो अल्पांश लिया है, S1 पृष्ठ कैसा है, ये बेलनाकार पृष्ठ है, इसके ऊपर ये क्या है, वृत्ताकार पृष्ठ। तो इस वृत्ताकार पृष्ठ की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ, नीचे वाले वृत्ताकार पृष्ठ की दिशा नीचे की तरफ, और ये जो आपको वक्राकार पृष्ठ दिख रहा है ना, इसकी दिशा इसकी लंबाई के लंबवत होगी, है ना। अपन देखो यहाँ पे बात करते हैं, तो इस वाले पृष्ठ की दिशा ऊपर की तरफ ऐसे DS1 वेक्टर। ऐसे इसकी बात करूँ तो इसकी दिशा नीचे की तरफ DS2 वेक्टर। और यहाँ पे ये वाला जो पृष्ठ है ना, इसकी दिशा इसकी लंबाई की लंबवत होगी, यानी इसी तरफ होगी, ये कितनी होगी, DS3 वेक्टर। अब देखो 3 अपने पास पृष्ठ थे, तीनों की अपन ने दिशा देखी। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझ आ रही है कि ये जो DS1 पृष्ठ था, इसकी दिशा ऊपर है और ई वेक्टर की दिशा इधर है। दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का। यहाँ पे दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का। और यहाँ पर हम कह रहे हैं इसी दिशा में ई वेक्टर है, इसी दिशा में आपके पृष्ठ की दिशा है, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री है। अब इनको अपन काम मिलेगा, हमारे डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाले जो इस तार के कारण जो कुल संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, उसकी अपन बात करते हैं। तो हम कहेंगे जो कुल विद्युत फ्लक्स का मान है फाई, वो किसके बराबर होगा, इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले कुल फ्लक्स के बराबर होगा। और चूंकि अपन फ्लक्स की परिभाषा से ये देखो चीज़ पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। देखो ये वाली बात यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, फाई बराबर बंद पृष्ठ का समाकलन EDS कोस थीटा। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, मैंने जब आपको कहा था ना कि आगे चल के अपन काम मिलेगा, वो यहाँ पर अपन काम मिलता है इस लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। तो देखो मैं लिखता हूँ फाई का मान, 3 अलग अलग पृष्ठ आ गए, यहाँ पे तो DS था खाली, अब अपने पास देखो DS1 भी है, DS2 भी है, DS3 भी है, तीनों के कारण लिखना पड़ेगा। तो देखो इसको मैं लिखता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा EDS1 कोस थीटा प्लस EDS2 कोस थीटा प्लस बंद पृष्ठ का समाकलन EDS3 कोस थीटा। ऐसे लिख सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं 4S1, या यूं कहता हूं इसको मैं DS1 एंड DS2। देखो ये DS1 वाला पृष्ठ, ये DS2 वाला पृष्ठ, इनके लिए कोण कितना है, अभी भी अपन ने बात करी, कोण है 90 डिग्री। और आप सभी को पता है कि कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हम कहते हैं 0। कोस 90 डिग्री वैल्यू कितनी है, 0 होती है। ठीक इसी प्रकार से 4DS3 थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। अभी भी अपन ने बात करी थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो इसके लिए कोस 0 डिग्री का मान आप सभी को पता कितना होता है, 1। जब मैं ये मान देखो इस वाले समीकरण में एक में रखता हूं, तो मुझे देखो क्या प्राप्त होता है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। मैं कह रहा हूं फाई बराबर DS1 वाले पृष्ठ के लिए कोस 90 का मान कितना है, 0। तो यहाँ पे इस कोस 90 का मान कितना है, 0। तो जब इसका मान 0 रखूंगा तो बाकी सब गुणा होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ऐसे इसके लिए भी कोस थीटा का मान कितना है, 0। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0। ये तो दोनों हट गए, 0 0 बन गए, खाली ये बचा। अब इसमें भी देखो कोस थीटा का मान रखूंगा, कोस 0 का मान कितना आएगा, 1। यानी इसकी जगह तो 1 आ गया, खाली क्या बचेगा, EDS3 बचेगा। देखो लिखता हूँ इसको, EDS3, उस कोस थीटा का मान 1 हो गया। अब इसमें देखो अपन आगे सोल्व करते हैं। E तो नियत राशि है, समाकलन से बाहर आ जाएगी, तो फाई बराबर E बंद पृष्ठ का समाकलन DS3। अच्छा DS3 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, S3 तो क्या है, एक छोटा सा अल्पांश है, किसका, एक वक्राकार पृष्ठ का अल्पांश है, बेलन के वक्र पृष्ठ का अल्पांश है। जब मैं इसका समाकलन कर दूंगा तो पूरा का पूरा वक्राकार पृष्ठ आ जाएगा, और पूरे वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। और वो कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है
2 पाई आर और एल। 2 पाई आर एच अपन पढ़ते हैं, एच उसकी ऊंचाई होती है, अपन इसकी ऊंचाई एल ले रखी है तो अपन इसको क्या लिख देंगे 2 पाई आर एल। बड़ी सिंपल सी बात। समीकरण नंबर 2 तो आ चुकी थी, 3 देख कितना आसान है। अब क्या करेंगे, अब अपन ने इस प्रश्न के बारे में बात जब करी थी चालू तो अपन ने कहा था गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अभी तक गॉस का नियम तो आया ही नहीं, अपन क्यों गॉस के नियम का अनुप्रयोग की बात करते हैं, अभी तक तो वो आया नहीं, तो हम कहेंगे अब उसको हम लेकर आते हैं गॉस के नियम से। गॉस का नियम अपन को क्या बताता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी Q/ε0 फाई का मान। समीकरण 4 देखो, समीकरण 3 भी फाई के बराबर है, समीकरण 4 भी फाई के बराबर है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखो मैं लिखता हूँ समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 जब अपन बराबर करेंगे तो अपन क्या मिलेगा E 2 पाई आर एल, इसके बराबर क्या है ये वाली चीज Q/ε0। ठीक है, अपन को तो E का मान निकालना है, तो देखो E बराबर अपन को क्या प्राप्त होगा, Q तो इधर पहले से पड़ा है, इधर 2 पाई आर एल इसके बटा में जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 पाई ε0 को पहले लिख रहा हूँ R और L, इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अब मुझे बताना आप एक बात कि अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो क्या कुछ ऐसा बन सकता है क्या, E = 2 ऊपर आ गया, बटा में 2 2 4 हो गया, 4 पाई ε0 R L। Q को मैंने क्यों छोड़ा, देखो Q का अपन मान समीकरण 1 में अपन ने निकाला कितना था, λL था, तो यहाँ पे मैंने इसका मान रख दिया λL। ठीक है, क्या मैं इस L से इस L को काट सकता हूँ, आपको बिल्कुल क्यों नहीं, आराम से अगर करता तो काट सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लैम्डा, दोबारा से लिख देता हूँ सही से, इसको कट गया। अब क्या बचा 2 लैम्डा 4 पाई ε0 R। 1/4 पाई ε0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कि ये लिख सकते हैं ना, अपन जो शुरू में बात करी थी कि ए का मान क्या था 1/4 पाई ε0 था, तो ये देखो 1/4 पाई ε0 अपन को फिर से दिखाई दे रहा है, तो उसको मैं क्या लिख दूँ, कि ये लिख सकता हूँ, तो 2k लैम्डा अपॉन खाली R बचेगा। ये लो, ये आ गया मेरे प्यारे साथियों हमारा मान। हमने क्या निकालने की कोशिश करी थी, हमने जब शुरू में बात चालू करी थी तो अपन कह रहे थे गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए अपन को एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही लंबे चालक तार के कारण ई वेक्टर का मान ज्ञात करना था। अपन ने यहाँ पे ये देखा कि पहले तो अपन ने इसकी दिशा ज्ञात कर ली कि जो तार की लंबाई है उसके हमेशा लंबवत होगी ई वेक्टर की दिशा। अब जैसे अपन को दिशा का पता चला, दिशा का पता चलने के बाद हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी, ऐसा पृष्ठ जो इस तार को चारों तरफ से ढकने के बाद अपन ने ये देखा कि जो आपके कोण है वो कितना बन रहा है, आपकी DS1 पृष्ठ कितना कोण बना रहा है, DS2 पृष्ठ कितना कोण बना रहा है, और जो हमारे DS3 पृष्ठ है वो कितना कोण बना रहा है। इन कोणों के आधार पर फिर हमने यहाँ से कोण का मान रखते उसको एलिमिनेट किया समीकरण से, और लास्ट में चलकर अपन ने पहले तो इस फ्लक्स की परिभाषा से इन चीज़ों को बात किया, फिर जो अपना गॉस का नियम था उसको अपने लगाते हुए phi = Q/ε0 ये किया, और करने के बाद जब हमने इनको बराबर रखा तो बराबर रखने के बाद एट द एंड अपन को जो फाइनल रिजल्ट मिला हमारा वो क्या मिला, E = 2k λ/R। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही लंबे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर ई वेक्टर का जो मान है वो कितना आएगा, इतना आएगा। तो ये था पूरा कंप्लीट हमारा चैप्टर फर्स्ट, जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे जिनकी हमने चर्चा करी है, इनसे बाद शायद ही कुछ आएगा, तो आप इन प्रश्नों को तो कम से कम कर ही लें। ठीक है, इनको करने के बाद आपको अगर कोई डाउट रहता है नीचे मुझे कमेंट के अंदर बताएं, ताकि आपके जो डाउट हो उनकी शंकाओं का जो निवारण है वो मैं कर सकूं। धन्यवाद, जय हिंद। अगली वीडियो के अंदर हम अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान जरूर रखना। अगर कंटेंट आपको ठीक लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना।